कि गूगल ड्राइव अलाउ मल्टीपल यूजर्स to share and access file stored in the same cloud storage. Google Drive, multiple user to share and access file stored in the same cloud storage. Now next is a resource provisioning. ये क्या होता है कि resource provisioning is the process of allocating cloud resources such as a CPU, memory or storage to application or user as their requirement. किस टाइप के होते हैं ये? स्टैटिक एंड डायनेमिक. सो स्टैटिक प्रोविजनिंग में क्या है कि रिसोर्सेज आर एलोकेटेड मैनुअली एंड रिमेन फिक्स्ड. एंड नेक्स्ट इज रिसोर्सेज may lead to underutilizations और पावर पोइजनिंग. डायनेमिक में क्या है आपका? मोस्ट मॉडर्न क्लाउड परफॉर्मेंस करते हैं, प्लेटफॉर्म लेते हैं जैसे AWS एज्योर का है. The resource automatically scaled up and down depending on the workload. ये रिसोर्स प्रोविजनिंग के काम आते हैं. 3 चीजें हैं आपके. फर्स्ट वन पूलिंग, शेयरिंग एंड नेक्स्ट इज ए प्रोविजनिंग. कैसे शेयर करते हैं, कैसे पूलिंग करते हैं और कैसे आपका प्रोविजनिंग देखते हैं. सो एज ए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि व्हेन ट्रैफिक increase suddenly, the cloud automatically add more server auto scaling के थ्रू to handle the load. अगर सर्वर बन रहा है, लोड बन रहा है, ट्रैफिक ज़्यादा इंक्रीज हो रहा तो उस लोड बैलेंस के लिए क्लाउड ऑटोमेटिकली उसके काफ़ी सारे सर्वर बना देगी और उस चीज़ को मेंटेन कर लेगा. तो इन पॉइंट समरी टेबल देखते हैं. रिसोर्स पूलिंग में क्या मतलब क्या है कि combination resource to serve multiple user. In short, resource pooling. तो मेन फीचर्स है मल्टी टेंसी. एन एग्जाम्पल AWS डेटा सेंटर सर्विंग मैनी कस्टमर्स. एंड रिसोर्स शेयरिंग, इसका बेसिकली मीनिंग्स है कि कॉमन एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेस. And then key features of a resource sharing is a shared access. हमें एक साथ जो भी है, मीन अगर गूगल की हम फाइल बना रहे हैं, सपोज हमने गूगल ड्राइव बनाई, गूगल ड्राइव कह रहे हैं, गूगल फॉर्म बना दिया या आपका गूगल शीट बना दिया. अब उस शीट को करना क्या है, आपने बना के हमें शेयर करना है. मैंने शेयर कर दी एंड उसमें ऑप्शंस भी आता है, रिस्ट्रिक्शंस का भी सारे ऑप्शंस आते हैं कि किसको ओनली मी व्यू होगा या फिर सिर्फ व्यू दूसरों को होगा या फिर एडिटर या कमेंट का होगा. तो मल्टीपल लोग उस पर्टिकुलर गूगल शीट पे लिखना चालू कर देंगे और जहां से मैंने ये लिंक बनाया है उस लिंक पे वो जो भी डेटा है वो प्रॉपर वो डेटा मेरा स्टोर होता रहेगा. या गूगल फॉर्म भी है, गूगल फॉर्म मैंने शेयर कर दिया, सब लोगों ने डिटेल भेज दी, दैट्स इट, और वो एक पर्टिकुलर एक जो लोकेशन है वहां पे आके स्टोर हो गई. तो वही चीज आपका शेयरिंग का ऑप्शन आता है, तो शेयर्ड गूगल ड्राइव. एंड रिसोर्स प्रोविजनिंग में क्या है, एलोकेटिंग रिसोर्स ऑन डिमांड. ऑन डिमांड वो आपका एलोकेटिंग रिसोर्सेज हो रहा है, मींस ऑटो स्केलिंग इलेक्ट्रिसिटी. AWS EC2 इंस्टेंट क्रिएशंस, मींस सर्वर पे अगर ज्यादा ट्रैफिक होता है तो ऑटोमेटिकली क्लाउड क्या करेगा, मल्टीपल जो आपके सर्वर है वो बना के या वर्चुअल सर्वर बना के उसको लोड को वो बैलेंस करेगा. ये आपका प्रोविजनिंग है. सो नाउ अब आते हैं आपके ब्लॉक में. क्या क्या है आपके ब्लॉक में, वो सारी चीजें हैं, फिर मैं वन बाय वन करके डिस्क्राइब करता हूँ. एक तो रिसोर्स शेयरिंग है, उसके रिसोर्सेज को कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे वो पता है आपको, और उसका आर्किटेक्चर कौन सा होता है. आर्किटेक्चर एक सर्वर है, स्टोरेज है, नेटवर्क है. बेसिकली यही तीन को हम पूल कर रहे हैं. सर्वर को पूल करते हैं, जो क्लाउड में जो भी रिसोर्स वगैरह है, सर्वर को हम रिसोर्सेज उसको पूलिंग करते हैं, स्टोरेज को पूल करते हैं और नेटवर्क को पूल करते हैं. इन्हीं तीनों पे टोटल आपका रिसोर्स पूलिंग डिपेंड है. और शेयरिंग में क्या क्या है आपका पढ़ना है, मल्टी एंड टाइप्स ऑफ ए टेनेंसी. देन
different level of cloud services, and provisioning and approaches में static और dynamic और hybrid चलेगा। ये तीन चीजें हैं आपको कि रिसोर्स पूलिंग में क्या है, शेयरिंग में क्या है, वो है। सो मेन ऑब्जेक्टिव है आपके। इंट्रोडक्शंस क्या है? रिसोर्स पूलिंग इज द वन ऑफ द essential attributes of a cloud technology with separate cloud computing approaches from the traditional IT approaches. So resource pooling among and virtualization and sharing resources वही चीजें हैं जो बेसिकली मैंने आपको बताई थी, बट मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग देख सकते हैं कि इस यूनिट में अगर पढ़ने के बाद हमें बेसिकली कंप्यूटर स्टोरेज, कंप्यूटर पूल्स एंड इसके रिसोर्स पूलिंग के बारे में पता चल जाएगा, पूलिंग का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, शेयरिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स वगैरह होती हैं, एंड जो उसके अप्रोचेस होते हैं प्रोविजनिंग के वो पता चलेंगे, एंड उसकी प्राइसिंग। ये है आपका फिजिकल रिसोर्सेज एंड वर्चुअल रिसोर्सेज। वर्चुअलाइजेशन जो आता है काफ़ी सारे उसके रिसोर्सेज बन के आ जाते हैं। सो resource pool is a collection of a resource available from allocation to user. So all type of resources means computer, network or storage can be pooled. So it create a layer of abstractions for a consumptions and presentations of a resources in the consistent manner. जो मैंने आपको बताया था वही चीजें हैं, इसका आर्किटेक्चर है। नाउ इसको हम देखते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। इन शॉर्ट सो क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवर्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेस। क्या क्या डिलीवर कर रहे हैं कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में? सर्वर करता है, स्टोरेज करता है और नेटवर्क्स ओवर द इंटरनेट। सेम, so it allow user to access and use shared resources on demand without owning physical hardware. So the main concept is a virtualization. जो भी क्लाउड का मेन कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज हम शेयर करते हैं या हम चीज देखते हैं ऑन डिमांड, जो भी चीज लेते हैं वो सब कुछ वर्चुअल होता है। और इसमें क्या क्या इसमें होता है? इनेबल्स पूल भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? क्लाउड रिसोर्सेस मैनेजमेंट बेसिकली। The main objective of a cloud management are first one to ensure efficient utilization of resources, to reduce operational and infrastructure cost, to provide scalability and flexibility, to achieving high performance, reliability and availability, and to allocate resources dynamically as per user demand. So the main objective of a cloud resources management. Now, अब आते हैं रिसोर्स पूलिंग वन बाय वन क्या क्या है। जो पहले बता दिया गया था कि सबको पता है कि रिसोर्स पूलिंग। सो रिसोर्स पूलिंग रेफर टू कंबाइनिंग ऑल अवेलेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। कौन कौन से कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं? लाइक सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज एंड बैंडविड्थ मींस नेटवर्क into a single resource pool. So these resources are then dynamically assigned and reassigned to multiple user. अब multiple user को क्या बोलते हैं? टेनेंट्स बोलते हैं, according to demand. So this is a model is known as the multi-tenant model. रिसोर्स पूलिंग को हम बेसिकली हम ये मॉडल भी बोल सकते हैं। So as an example, a single data center running multiple virtual machine from different client. जो डेटा सेंटर है मल्टीपल वर्चुअल मशीन रन हो रही हैं फॉर डिफरेंट क्लाउड। So now architecture of a resource pooling.
सो 3 टाइप मेन आर्किटेक्चर होते हैं, बेसिकली 3 टाइप से रिसोर्स पूलिंग है। फर्स्ट वन सर्वर पूल, सेकेंड है आपका स्टोरेज पूल एंड थर्ड वन इज ए नेटवर्क पूल। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ए रिसोर्स पूलिंग या फिर आर्किटेक्चर। So resource pooling architecture groups similar resources into logical pools or efficient management and distributions. So first one server pool. अब सर्वर में क्या होता है, हम सर्वर को पूल कर रहे हैं, सर्वर के रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो मीन सर्वर में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए फिजिकल और वर्चुअल सर्वर ग्रुप्ड टुगेदर and used to handle client requests efficiently and perform load balancing. And third one is a increases performance and fault tolerance. So basically ये server pool में आता है। Now next is a storage pool. So storage pool में क्या है, स्टोर कर रहे हैं, बेसिकली उसके स्टोरेज को पूल कर रहे हैं। जो भी आपका डेटा स्टोर हो रहा है उसके लिए हार्ड डिस्क में हो चाहे आपका एसएसडी ड्राइव में हो। सो कंबाइंस मल्टीपल स्टोरेज ड्राइव्स डिवाइस like a hard drive and SSD into a single logical storage space. And second is a provides scalability, redundancy and easy access to data. And third is a use for backups and disaster recovery. Now network pool. नेटवर्क को जो भी रिसोर्स, वो नेटवर्क टाइप का रिसोर्स है उसको हमें पूल करना है। मीन्स ए ग्रुप ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज ए स्विच, राउटर एंड बैंडविड्थ एंड सपोर्ट डेटा कम्युनिकेशन एवं सर्वर एंड यूजर and high speed connectivity and efficient data transfer. So basically ये आपका कॉन्सेप्ट था रिसोर्स का। अब आते हैं रिसोर्स शेयरिंग। ये भी आपके रिसोर्स शेयरिंग में भी आएगा जो आपकी ब्लॉग में है। रिसोर्स शेयरिंग में मतलब हमें शेयर करना है, शेयरिंग करनी सारे रिसोर्सेज। सो रिसोर्स शेयरिंग मीन्स allowing multiple user or application to use common cloud resources simultaneously. Means this improves utilization and reduce waste of resources. So as example, Google Drive means multiple user can share and access the same file stored in the cloud. Now next is a multi टेनेंसी। टेनेंट्स मैंने बोला था वही चीज है, मींस मल्टीपल कस्टमर शेयर। मल्टीपल का मतलब यहाँ पे बेसिकली वही कि मल्टीपल कस्टमर। सो मल्टीपल कस्टमर शेयर द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन बट हैव सेपरेट डेटा एंड यूजर एक्सेस। सो ईच टेनेंट्स डेटा इज सिक्योर एंड आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स। मींस अगर मैं गूगल फॉर्म, गूगल शीट तो उतना बेसिकली सिक्योर नहीं, मतलब क्या कहते हैं, जस्ट मिनट, गूगल शीट का डेटा तो हर कोई देख सकता है, बट अगर वही गूगल फॉर्म बनाते हैं जहां पे जिस लोकेशंस पे होगा सिर्फ वही चेक कर सकता है, अदर को वो डेटा नहीं दिखाई पड़ेगा। So for example, so all Gmail user use the same application hosted on Google's cloud, but each user has a private email and storage. So types of tenancy single है और multiple है। So single में क्या है, each customer has a separate instance of a software and infrastructure, means high security but costly। अगर हम सिंगल वो कोई चीज यूज कर रहे हैं, प्राइवेट क्लाउड और आपका क्या कहते हैं पब्लिक क्लाउड, जस्ट लाइक है, हम प्राइवेट यानी सिर्फ हम उस चीज को यूज करते हैं, तो हाई सिक्योरिटी एंड कॉस्टली। छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं रिसोर्स पूलिंग में, अगर शेयरिंग की बात करते हैं
या नॉर्मल यहाँ क्लाउड पे आप कहीं पे भी जाएंगे, प्राइवेट रूम ले रहे हैं हॉस्पिटल में तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। देन वही वार्ड में है तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव है एंड एफिशिएंस भी रहेगा, बट सिक्योरिटी वहाँ पे आपको उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी। बट सिंगल में आपको हाई सिक्योरिटी मिल रही है, बट कॉस्टली तो होता ही होता है। और मल्टी में क्या है, मल्टीपल कस्टमर शेयर द सेम इंस्टेंस। सो इसका मेन आपका देखा जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव है, अपने बजट में है, देन इफिशिएंट। सो डिफरेंट लेवल ऑफ क्लाउड सर्विसेज मीन जो आपने यूज किया है टेनेंसी, मैं से बता रखा था आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज है एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज है। तो इसमें क्या है, जस्ट सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज में क्या है, मल्टीपल वर्चुअल मशीन शेयर द सेम फिजिकल सर्वर। IaaS में क्या है कि मल्टीपल वर्चुअल जो मशीन्स होती हैं वो है शेयर द सेम फिजिकल सर्वर। एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में क्या है कि मल्टीपल एप्लीकेशन रन ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। इसमें क्या है कि मल्टीपल यूजर शेयर द सेम एप्लीकेशंस, जीमेल हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, सारी चीजें हैं। नाउ नेक्स्ट इज ए रिसोर्स प्रोविजनिंग एंड अप्रोचेस, ये कैसे वर्क करती है वो चीज। सो रिसोर्स प्रोविजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ allocating or assigning computing resources to user or application as per the need। सो ये कैसे हो सकती है, स्टैटिक भी हो सकते हैं, डायनेमिक भी हो सकते हैं और हाइब्रिड भी हो सकते हैं। सो स्टैटिक में क्या होता है कि रिसोर्सेज आर प्री एलोकेटेड एंड मैनुअली एंड रिमेन फिक्स्ड, नॉट फ्लेक्सिबल, may be lead to over provisioning or underutilizations, and next is a suitable for predictable and work। और डायनेमिक में क्या है, resources are automatically allocated and released depending on real time demands, and auto scaling है और वेरिएबल वर्क। एग्जाम्पल का मतलब यहाँ पे है कि when website traffic increase, so new server are added automatically, when it decreases server are removed। और हाइब्रिड में क्या है, दोनों ही आपके चलेंगे। It means both static and dynamic। Base resources are pre-allocated static and extra resources are dynamic, added when required, and provide both stability and flexibility। Now VM sharing means virtual machine। So VM sizing means क्या है कि virtual machine sizing refer to selecting the appropriate configurations। A virtual machine includes CPU, memory and storage, and proper VM sizing ensures means optimal performance, cost efficiency and balanced workload distributions। ये बेसिकली बेसिक से थे, बट देखना है हमारे अपने जो ब्लॉक्स में है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें होगी। सो ब्लॉक में वही चीज जो बेसिक चल रहे थे वही है। रिसोर्स पूलिंग के आर्किटेक्चर्स की अगर बात करते हैं तो आर्किटेक्चर में बेसिकली 3 टाइप्स के आर्किटेक्चर यूज हो रहे हैं, 3 टाइप्स के आपके रिसोर्स पूलिंग यूज होती है। मींस सर्वर का होता है, सर्वर पूल, स्टोरेज पूल और नेटवर्क पूल, वो सारी चीज़ें हैं वो इसमें यूज़ होती हैं। सर्वर के पूल के पता ही है कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो हैं स्टोरेज में। मीन्स यहाँ पे इन्होंने अच्छा लिखा है कि फाइल बेस्ड स्टोरेज है, ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज है एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। जो भी मीन्स स्टोरेज पूल आर कंपोज्ड ऑफ ए फाइल बेस्ड, block based or object based made up a storage device like disk or tabs
एंड अवेलेबल यूजर वर्चुअलाइज्ड मोड, ये सारी चीजें ये हैं आपके स्टोरेज पूल में, ये सारी चीज चलती है। कौन कौन से? फाइल बेस्ड स्टोरेज कर रहा है, ब्लॉक बेस्ड कर रहा है और ऑब्जेक्ट बेस्ड कर रहा है। मीन्स फाइल बेस्ड में क्या है? इट इज ए नीडेड फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्ड फाइल सिस्टम और शेयर्ड फाइल एक्सेस। It can be used to maintain development user home directions, block based and objects based. Now second is thicken means network pool, सारे जो नेटवर्क रिसोर्सेज हैं उनको पूल करना है। So resource in pools can be connected to each other or to resources from other pools by network facilities, so they can further to be used the load balancing। वो आपका नेटवर्क पूल पे आता है ना। रिसोर्स शेयरिंग, जस्ट मिनट जस्ट मिनट। और किसी की अटेंडेंस वगैरह तो नहीं है? सबने अपने चैट बॉक्स में लिख दिया ना? जस्ट मिनट, अटेंडेंस करके फिर मैं एक्सप्लेन। नहीं प्रमोद, मैंने आपकी लिख तो लिया वैसे, आई थिंक टाइम दूसरा था उसमें। सो इन शॉर्ट जो भी बात हो रही थी, मींस इस यूनिट में नॉर्मल जो रिसोर्स पूलिंग की बात हो रही थी कि बेसिकली जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मिला के पूल बना लेते हैं, और काफ़ी सारे जो बेसिकली यूज़र्स हैं और उनमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। वो बेसिकली रिसोर्स पूलिंग का काम होता है। और इसका मेन क्या होता है? रिसोर्सेज का काम, जो भी हम रिसोर्स जो भी यूज़ कर रहे हैं मेन सही पर्टिकुलर में यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट हमारी कम लग सकती है, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने स्केल को इंक्रीज कर सकते हैं और हम कम कर सकते हैं, और बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम इस सब चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी है इन शॉर्ट, जो भी इस यूनिट में हम लोग देख रहे थे, जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो भी बेसिकली है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट चलता है, तो इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ हमारे बेसिकली यूज़ हो रहे हैं और क्या यूज़ करवा रहे हैं। सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया और नेटवर्क है। और इसका एक बेनिफिट ये होता है, बेसिकली जो यूज़र्स होते हैं उसको अपना खुद का हार्डवेयर खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। सो वही चीज़ें हैं। सो इन शॉर्ट अब मैं बताता हूँ कि जो रिसोर्स पूलिंग होता है, आप लोगों में देखा रिसोर्स पूलिंग मीन्स क्या होगा, कि रिसोर्स पूलिंग मीन्स जो कॉम्बिनेशन ऑफ ए कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मीन्स सीपीयू, स्टोरेज, बैंडविड्थ, ये सारी मिला के क्या होता है, मल्टी टेनेंट मॉडल बनता है आपका। ठीक है, मीन्स सारे रिसोर्सेस को मिला के एक हम पूल बना रहे हैं, और सारे के सारे जितने भी यूजर्स होते हैं उनको हम बांट देते हैं। वो है आपका रिसोर्स पूलिंग। और आर्किटेक्चर में क्या है आपका, कि पहला आपका सर्वर है, स्टोरेज है, और नेक्स्ट चीज है नेटवर्क है। तो सर्वर पूल में क्या होता है कि
इसमें होता है बेसिकली कलेक्शन ऑफ ए सर्वर ग्रुप टुगेदर टू हैंडल मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट, ठीक है, और हेल्प इन लोड बैलेंसिंग एंड हाई अवेलेबिलिटी। मीन्स ये जो सर्वर है एक साथ मिला के एक पर्टिकुलर हम ग्रुप बना देते हैं, काफी सारे जो भी काफी सारे सर्वर होते हैं उनको हम मिला के एक पर्टिकुलर एक ग्रुप बना देते हैं, और जिससे बेसिकली जितने भी मल्टीपल यूजर्स होते हैं उनको हम सर्विस दे सके। मतलब कई सर्वर को मिला के एक हम ग्रुप बना लेते हैं, और उसका बेनिफिट ये होता है सर्वर पूल में जो भी यूजर्स को चाहिए होगा हम उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना इजी कर सकते हैं। तो हेल्प इन लोड बैलेंसिंग, हाई अवेलेबिलिटी, वही चीजें हैं कलेक्शन ऑफ ए सर्वर ग्रुप टुगेदर। नाउ नेक्स्ट चीज है बेसिकली स्टोरेज पूल। अब स्टोरेज पूल में क्या होगा, मीन्स इसमें पता है कि फाइल बेस्ड स्टोरेज हो रहा है, ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है। सो स्टोरेज resources are one of the essential components need to improving performance, data management and protections, सारी चीजें हैं। it frequently accessed by user and application as well and needed to meet growing requirement, maintaining backups and migrant data, सारा हो रहा है। तो हम अगर देखते हैं कि स्टोरेज पूल की बात करते हैं, so basically storage pool is a shared storage space combining different disk or storage devices or used for backup, scalability and data redundancy। in short हम ये बोल सकते हैं जो जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको मिला के एक अलग से स्टोरेज ग्रुप बना लेते हैं, और इससे जो भी डेटा होगा हर किसी के लिए हम शेयर करना शुरू कर देंगे, जो भी रिसोर्सेज है। मीन्स हम जो भी जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं एक साथ सारे स्टोरेज को मिला लेंगे, एक कंबाइंड स्टोरेज बना लेते हैं, और जिसको रिक्वायरमेंट होगा उससे फिर हम उस चीज को हम शेयर कर सकते हैं। ना नेटवर्क पूल। अब नेटवर्क पूल में क्या होता है, जितने भी नेटवर्क पूल है, बेसिक नेटवर्क रिसोर्सेज है, उसको हम देखते हैं। सो इसमें लिखा है कि रिसोर्स इन पूल कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर और टू रिसोर्सेज फ्रॉम अदर पूल बाय नेटवर्क फैसिलिटीज, सो दे कैन फर्दर बाय यूज फॉर लोड बैलेंसिंग एंड लिंक एग्रीगेशंस। लोड बैलेंसिंग, काफी सारे सर्वर पे अगर ट्रैफिक आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो सर्वर बनाना शुरू कर दे सकते हैं। So network pool are composed of different networking devices like gateway, switches, router, virtual network are then created from that physical networking devices and offered to customers. So basically network pool is a collection of a network resources. In short आप बोल सकते हैं कि जो network pool होता है वो combination of a network resources, और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं आपके स्विचेस, गेटवे, राउटर एंड बैंडविड्थ। और फिर क्या होता है इसमें नेटवर्क पूल में, इंश्योर्स इफिशिएंट डेटा ट्रांसफर अमंग सर्वर एंड यूजर। इफिशिएंट डेटा मींस जितने भी नेटवर्क से रिलेटेड हैं, सारी जो नेटवर्क से जुड़ी हुई पर्टिकुलर चीजें हैं, कौन कौन सी नेटवर्क से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, राउटर होता है, बैंडविड्थ होता है, आपका स्विचेस होता है, इन सबको मिला के हम नेटवर्क पूल बनाते हैं। मींस राउटर, बैंडविड्थ, स्विचेस, गेटवे, ये सारी जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं इन सबको मिला के हम एक पूल बना देते हैं। दैट्स इट। अब इन सबको मिला के पूल बनाया तो हमारा काम भी बेसिकली इजी हो जाएगा। वो आपका नेटवर्क पूल पे आता है। नाउ रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग में क्या होता है आपका कि क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी मेक यूज ऑफ रिसोर्स शेयरिंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज रिसोर्स यूटिलाइजेशन at a time a huge number of application can be running over a pool, but they may not attend peak demand at the same time. Hence, sharing them
among application can increase average utilization of these resources. So basically रिसोर्स शेयरिंग हम बोल सकते हैं कि प्रोवाइडिंग एक्सेस टू पूल्ड रिसोर्सेस फॉर मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली, जैसा मैंने पहले बताया था उस वाले न्यूज में। मींस काफी सारे यूजर को एक साथ एक ही क्लाउड रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने के लिए हम दे सकते हैं। मींस कई यूजर एक साथ एक ही क्लाउड रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं। बेसिकली वो आपका रिसोर्स शेयरिंग होता है। तो हम कितने टाइप की रिसोर्स शेयरिंग हम बेसिकली यूज कर सकते हैं? मल्टी टेनेंसी मींस कि मल्टीपल यूजर, ये है आपका, ये देखिए ये है सिंगल टेनेंसी एंड मल्टीपल का। मींस बेसिकली सिंगल मींस हो गया प्राइवेट एंड मल्टीपल हो गया पब्लिक। ये है यूजर 1 यूजर 2 एप्लीकेशन और जो भी उसका डेटाबेस यूज कर रहा है उनके लिए अलग अलग एप्लीकेशंस यूज हो रहे हैं। और आपका मल्टीपल में एक साथ सारे एक ही एप्लीकेशंस के साथ शेयर हो रहे हैं। मींस मल्टीपल यूजर and share the same software or infrastructure but data remains separate. Multiple, as example, one server many user each with private inbox. Means एक ही सर्वर और उसके एप्लीकेशंस को कई यूजर्स का डेटा अलग अलग होता है। टाइप्स की बात कर रहा था सिंगल और मल्टीपल पे। तो सिंगल कैसे यूज कर रहा है और मल्टीपल यूज कर रहा है। बेसिकली जो आपका सिंगल है, ये सिंगल वाला यूज कर, बेसिकली हम एक प्राइवेट की बात करते हैं तो सिंगल जो बेसिकली है डेडिकेट रिसोर्सेज फ्रॉम वन कस्टमर। अब ये देखो यूजर 1 है, ये एप्लीकेशन जो भी उसका डेटाबेस है एक सिंगल यूजर यूज कर रहा है। यहाँ पे भी सिंगल यूजर है, यहाँ पे भी सिंगल यूजर है। तो सिंगल टेनेंसी क्या होगा इसमें बेसिकली कि डेडिकेटेड रिसोर्सेस फॉर वन कस्टमर। मींस एक यूजर के लिए अलग, हर किसी के लिए अलग अलग सिस्टम है हर यूजर के लिए। और मल्टीपल के लिए एक यूजर एक ही सिस्टम को शेयर कर सकते हैं। मींस यहाँ पे देखिए मल्टीपल पे, सो मल्टी में क्या हो रहा है, शेयर्ड रिसोर्सेज एमंग मल्टीपल कस्टमर्स। सारे इसको मल्टीपल कस्टमर्स पे सारे रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं, वो आपका मल्टीपल पे आता है। वही चीज है, मींस बेसिकली आपका वही है। अब यहीं पे है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल, एंड सिंगल और मल्टीपल पे बात कर रहे हैं इन्होंने कि मल्टी टेनेंसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 वे, सिंगल मल्टी, वन डेटाबेस पर टेनेंट एंड वन ऐप इंस्टेंट। इन सब पे यूज हो रहा है। मींस इन शॉर्ट सिंगल में क्या होगा, एक यूजर के लिए एक ही सिस्टम यूज हो रहा है और कई यूजर के लिए जो सिस्टम यूज हो रहा है उसके लिए हम सब चीज शेयर कर सकते हैं। देन डिफरेंट लेवल ऑफ ए क्लाउड सर्विसिंग। ये डिफरेंट लेवल ऑफ कौन कौन से डिफरेंट लेवल होते हैं, लास्ट क्लास में आपको बताया था। सो मल्टी टेनेंसी कैन बी अप्लाइड नॉट ओनली इन पब्लिक क्लाउड but also in private and community development cloud model. So also it can be applied to all 3 services model. कौन कौन सी 3 सर्विसेज मॉडल होती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन ऑन वन फिजिकल शेयर, ये आपका यूज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड सेकेंड है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, वो वाला मॉडल यूज हो रहा है। मींस मल्टीपल एप्लीकेशंस एप्स रन ऑन वन प्लेटफॉर्म। एंड नेक्स्ट इज ए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। इसमें क्या है, मैनी यूजर यूज वन सॉफ्टवेयर इंस्टेंट लाइक जीमेल, वो चीज है। यहाँ पे लिखा भी है सारी चीजें।
उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। सो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बन सकता है आपका व्हाट इज ए सिंगल टेंसी एंड मल्टीपल एंड एक्सपेल टेंसी है द डिफरेंट सर्विस लेवल ऑफ ए क्लाउड। जो आपका है लेवल ऑफ क्लाउड 3 टाइप्स के हैं, IaaS, PaaS एंड SaaS। वो है आपका यूज हो सकते हैं। मींस क्लाउड के हर लेवल पे मल्टी टेंसी लागू होती है बेसिकली, ये मान के चलते हैं जितने भी लेवल होंगे सब पे मल्टी टेंसी लागू ही होगी। और कौन से मल्टी टेंसी होती है आपको पता है, इसमें क्या होगा कि हमें जो भी डेटा रिसोर्सेज जो भी शेयर्ड होंगे वो मल्टीपल कस्टमर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं सारे के सारे। सो बेसिकली और ये जो आपका एज एग्जांपल की बात करते हैं मल्टी टेंसी में, सो वन सर्वर मैनी यूजर्स ईच विथ प्राइवेट इनबॉक्स। हर किसी का मीन्स एक ही सर्वर या उसके एप्लीकेशंस पे कई यूजर्स का डेटा अलग अलग होता है, ये हम मल्टी टेंसी की बात कर सकते हैं। और कई यूजर एक साथ एक ही क्लाउड रिसोर्सेस को यूज करते हैं, दैट्स मीन रिसोर्स शेयरिंग। कई यूजर एक साथ एक ही क्लाउड के रिसोर्सेस को जस्ट मीन यूज करते हैं, दैट्स मीन रिसोर्स शेयरिंग। तो आपका हो गया पूलिंग, शेयरिंग। नाउ नेक्स्ट चीज है प्रोविजनिंग एंड अप्रोचेस। क्या होता है वो डिस्कस कर सकते हैं। प्रोविजंस बेसिकली रिसोर्स प्रोविजनिंग एंड अप्रोचेस। कैसे प्रोविजन, कैसे क्या करना है, सारी चीजें हर चीज हमें तैयार रखनी पहले से ही। मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं इन शॉर्ट इसमें क्या होगा आपका पहले से ही डिसाइड हो जाएगा, पहले से हम एटलीस्ट तय कर लेंगे कि जो भी चीज है कुछ बदलने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, कि जरूरत करते हैं मतलब अगर जरूरत अगर हमें कोई बदलने की रिक्वायरमेंट है, कोई चेंज भी करते हैं, नहीं हमें उसी में सारा कुछ काम करना है, वो चीजें आती हैं आपकी। सो प्रोविजनिंग मींस एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू यूजर एप्लीकेशन एज पर रिक्वायरमेंट। इन शॉर्ट यहाँ पे है आपका कि रिसोर्स प्रोविजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्स टू एप्लीकेशन और द कस्टमर्स। So when a customer demand resources, they must be provided automatically from a shared pool or configure resources. Now virtualization techniques make the allocated of resources faster. वो है तो resources provisioning is required to be done efficient. और कितने 3 टाइप्स के रिसोर्स प्रोविजनिंग अप्रोचेस होती हैं, स्टैटिक, डायनेमिक और हाइब्रिड। तो स्टैटिक में क्या है, मींस स्टैटिक अप्रोचेस में होंगे रिसोर्स एलोकेटेड मैन्युअली एंड रिमेन फिक्स्ड, जो पहले आपको बताया था, सिंपल बट नॉट एफिशिएंट फॉर वेरिएबल वर्कलोड। तो आपका ये सिंपल बट नॉट एफिशिएंट फॉर वेरिएबल वर्कलोड एंड रिसोर्सेज एलोकेट मैन्युअली एंड रिमेन फिक्स्ड। मींस जो पहले से डिसाइड रहते हैं, अगर कोई बाई दफे कुछ चेंज करने की जरूरत बदलने पर भी वो सेम के सेम कोई भी चेंजमेंट होता है वो वैसे ही से पहले से ही रह के मतलब अपने अकॉर्डिंग ही चलते हैं, सिंपल सी बात है। नाउ डायनेमिक अप्रोचेस, ये रिसोर्स का है अंडर प्रोविजनिंग, ये सारी चीजें। नाउ डायनेमिक अप्रोचेस, डायनेमिक में क्या है आपका, इन डायनेमिक प्रोविजनिंग एज पर रिक्वायरमेंट resources can be allocated or deallocated during runtime. So customer in case don't need to predict resources requirement. Resources are allocated from the pool when required and removed from virtual machine and returned back to the pool of free resources when no more are required. तो इन शॉर्ट डायनेमिक रिसोर्सेज में क्या होगा, मींस रिसोर्सेज आर ऑटोमेटिकली एलोकेटेड एंड रिलीज डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड यूज इन ऑटो स्केलिंग सिस्टम। मींस बेसिकली जो डायनेमिक अप्रोचेस होते हैं
रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने अपने जो उसके रिसोर्सेज होते हैं वो अपने रिसोर्सेज को या तो वो क्या कहते हैं इंक्रीज कर सकते हैं और या फिर डिक्रीज कर सकते हैं डायनेमिक अप्रोचेस के अकॉर्डिंग। डायनेमिक अप्रोचेस में क्या होगा, मीन जो भी है, मीन जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो जरूरत के हिसाब से अपने अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये बेसिकली डायनेमिक अप्रोचेस में होता है। और हाइब्रिड अप्रोचेस में क्या होगा, इसमें कुछ रिसोर्सेज बेसिकली फिक्स रहते हैं हाइब्रिड में, और जरूरत के हिसाब से ऐड होते रहते हैं। हाइब्रिड रिसोर्स अप्रोचेस में होते हैं। हाइब्रिड अप्रोचेस में क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं बेसिकली फिक्स रहेंगे और क्या कहते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जोड़े जाते हैं। मींस combination of a static and dynamic provisioning, and base resources are fixed, extra one are added dynamically। वो चीज होता है आपका हाइब्रिड में। मींस डायनेमिक प्रोविजनिंग although solve the problem associated with static approaches but may lead or overheads runtime, and hybrid approaches solve the problem by combining and capabilities of static and dynamic approaching। So static provisioning can be done under demanding the creating a virtual machine in order to limit a complexity। तो इन शॉर्ट आप हाइब्रिड में आप ये बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रोविजन। नाउ नेक्स्ट इज ए वीएम साइजिंग। वीएम साइजिंग वर्चुअल मशीन साइज की बात कर रहे हैं। वर्चुअल मशीन साइज की बात कर रहे हैं। सो VM sizing means virtual machine sizing is the process of estimating the amount of resources that a VM should be allocated its objects is to make sure the VM capacity is kept proper to the workload। So this estimations is based upon various parameters specified the customer। So VM sizing is done a beginning in the case of static provisioning. In dynamic provisioning, VM size can be changed depending upon the application workload। मीन्स कौन कौन से वर्कलोड टू वेज में होंगे, इंडिविजुअल वीएम बेस्ड, ज्वाइंट वीएम बेस्ड, ये चीजें हैं। सो बेसिकली वीएम साइजिंग में क्या होगा, जो वीएम साइजिंग है बेसिकली मतलब मींस सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट सीपीयू मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी फॉर ईच वर्चुअल मशीन, एंड राइट साइजिंग इंश्योर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस एंड कॉस्ट कंट्रोल। बेसिकली वर्चुअल मशीन मतलब जो जितनी भी वर्चुअल मशीन के लिए जो सही साइज बेसिकली क्या एटलीस्ट अगर हम चूज करते हैं जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस और क्या कहते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन सही रहे, क्या क्या चीजें होता है उसमें, सीपीयू, रैम, स्टोरेज, इन सबको एक साथ देख के और जो भी वर्चुअल मशीन हमें बनानी है वो उसके साइज को चुनना है, साइज को देखना है प्रॉपर वे में, और इसका बेनिफिट रहेगा जिससे इसकी परफॉर्मेंस और कॉस्ट हमारी इफिशिएंट रहे। सो इन शॉर्ट की बात करते हैं, अगर हम टोटल समरी की बात करते हैं, जो आपका समरी यहाँ पे आया है कि समरी चेक करने की बात होती है, सो इसमें समरी बेसिकली यही होगा कि क्लाउड यूज पूल्ड एंड शेयर्ड रिसोर्सेज। जो हमारा क्लाउड है वो क्या करता है, अच्छा मैंने दूसरे में अटेंडेंस लिख दी क्या, इन शॉर्ट अगर मैं समरी की बात करता हूं, समरी
तो समरी का मेन पॉइंट अगर हम देखते हैं, मीन्स क्या करता है क्लाउड यूजेस, क्लाउड की स्पेलिंग है, पूल्ड एंड शेयर्ड रिसोर्सेज। अगर इन शॉर्ट प्रॉपर बात करते हैं, क्या करता है पूल्ड एंड चलो कोई नहीं। सबसे पहले क्या करता है क्लाउड, क्या यूज कर रहा है, सारे जो भी है शेयर कर रहा है, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको पूल भी करता है और उनको शेयर भी करता है। सबसे पहला मेन पॉइंट यही होता है आपका। एंड सेकेंड इज वन, क्या होगा, प्रोविजनिंग इंश्योर ऑन डिमांड एक्सेस। प्रोविजनिंग सेकेंड क्या है, इस कैलकुलेशन, सारी चीजें प्रोविजनिंग इंश्योर ऑन डिमांड एक्सेस। एंड थर्ड वन है कि मल्टी टेंसी प्रोवाइड्स कॉस्ट इफिशियंसी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसका बनता है प्रॉपर वीएम साइजिंग इंप्रूव्स सिस्टम परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। मीन्स सिंपल सी बात है, जो भी क्लाउड सिस्टम की रिसोर्सेज जो होते हैं, अगर उन सबको अगर हम मिला लेते हैं यानी पूल कर लेते हैं और शेयर करते हैं, और जब रिक्वायरमेंट होती है, क्या है रिक्वायरमेंट, जिस टाइम में अगर उसको हम क्या कहते हैं आपस में बांट भी सकते हैं बेसिकली, जिससे कि क्या होगा हमारा कॉस्ट भी कम लगेगी और इसका हम यूज जो है बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। मीन्स पूलिंग का मतलब ही होता है जितने भी रिसोर्सेज उनको एक साथ हमें मिलाना है। जितने भी क्लाउड में जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे नेटवर्क्स का भी हो, आपका क्या कहते हैं नेटवर्क का भी हो, क्या कहते हैं स्टोरेज का हो, समथिंग जो भी सारी चीजें हैं, इन सबको एक साथ, मतलब इन शॉर्ट ये होता है कि जितने भी रिसोर्सेज उनको एक साथ मिलाना है, शेयर करना है, और जब रिक्वायरमेंट होती है जरूरत के समय उनको हमें बांट भी देना है, किसको क्या क्या चीज किस हिसाब से चाहिए, दैट्स इट। और इसका बेनिफिट बेसिकली यही होता है कि हमारे पैसे बचते हैं, और एटलीस्ट क्या कहते हैं, और बेटर हमारा यूज हो सकता है सारी की सारी चीजें। सो इस यूनिट में बेसिकली यही चीज थी जो आपके ड्राफ्ट उसमें बुक में है, वही चीजें, उसको मैंने दो तरह अलग अलग चीजों से मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं फिर से उसको रिवाइज कर देता हूँ कि रिसोर्स पूलिंग में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, रिसोर्स पूलिंग क्या चीज करता है, कि रिसोर्स पूलिंग इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग वेयर द क्लाउड प्रोवाइडर्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। कौन कौन से कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं, सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्क आर, इन सबको पूल मिला लेते हैं एंड टुगेदर टू सर्व मल्टीपल कस्टमर यूजिंग ए मल्टी टेनेंट मॉडल। मींस अगर हम जितने भी कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं हमारे, सर्वर का है, स्टोरेज का है, नेटवर्क, अब इन रिसोर्सेज को अगर हम पूल्ड कर दें यानी हम सब कुछ मिला लें हैं, और इनको हम एक साथ दूसरे का सर्व कर दें, किसी को चाहिए अगर, ठीक है देख लो आके आप, जितने भी मल्टीपल कस्टमर होंगे, तो उस मॉडल को बोलते हैं मल्टी टेनेंट मॉडल। क्या क्या हमारे मेन पॉइंट्स हैं कि रिसोर्सेज आर डायनेमिकली असाइंड एंड रीअसाइंड बेस्ड ऑन डिमांड। और इसका एग्जांपल होता है मल्टीपल यूजर शेयर द सेम डेटा सेंटर, शेयरिंग द सेम डेटा सेंटर, स्टोर स्पेसेस एंड सीपीयू साइकिल, दैट्स इट। दैट्स मीन आपका रिसोर्स पूलिंग का है। और इसका बेनिफिट क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन ड्यू टू शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक साथ कोई चीज अगर कोई चीज शेयर कर रहा है,
सारी की सारी चीजें हम पूल कर रहे हैं, सब चीज मिला के, और उस चीज को हम यूज करते हैं, तो एटलीस्ट कॉस्ट इफिशियंट तो हमारा होगा ही होगा। भाई आप सपोज एक बस करते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, या गाड़ी कर लेते हैं, आप सिंगल फैमिली है, अब वहां पे क्या है, 20 सीटर है, आप लोग 4 लोग हैं, अब बस लेके जा रहे हो तो महंगा पड़ेगा, फिर क्या करते हैं हम लोग, उनसे बात किया तो हमारा कॉस्ट इफिशियंट हो जाएगा, सारा शेयरिंग मॉडल पे, जो मतलब एटलीस्ट आप दोस्त घूमने जाते हैं, और सबका अपना अपना शेयर होता है, फिर टोटल कैलकुलेट करते हैं किसका कितना क्या हुआ, फिर आप डिवाइड कर लेते हैं, दैट्स इट, वही चीजें होती हैं। अकेले घूमने गए तो महंगा पड़ रहा है, सबके साथ में ग्रुप में गए, वही कमरा है, 4 लोग उस होता है 4 शेयरिंग पे, तो उसे कमरे की कॉस्ट कम पड़ गई, तो वही चीजें होती हैं। तो रिसोर्स पूल में यही चीजें हैं। एज एग्जांपल, AWS या क्लाउड, गूगल क्लाउड, ए सिंगल फिजिकल सर्वर कैन रन मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट यूजर्स। नाउ रिसोर्स शेयरिंग, इसके अपने अपने पॉइंट्स हैं जो आपके यूनिट्स में गिवन है, जो मैंने आपको बता भी दिए हैं कि रिसोर्स शेयरिंग में क्या होगा, कि रिसोर्स शेयरिंग मींस मेकिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेस। अब कंप्यूटिंग रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, स्टोरेज एंड नेटवर्क बैंडविड्थ, यानी इंटरनेट का जो आपका पार्ट होता है, ये बेसिकली कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, सो अवेलेबल टू मल्टीपल यूजर और एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। ये रिसोर्स शेयरिंग चलता है, मींस रिसोर्स शेयरिंग मींस मेकिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, स्टोरेज एंड नेटवर्क। तो किस टाइप की रिसोर्स, टाइप से ऑफ रिसोर्स शेयरिंग क्या होते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। जो सिंगल और मल्टीपल बात कर रहे थे ना, सिंगल टेंसी और मल्टीपल मल्टी, उसमें तो वही आपका कि पब्लिक क्या है और प्राइवेट क्या है। सो पब्लिक शेयरिंग मींस अमंग डिफरेंट यूजर फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मींस जस्ट लाइक अ पब्लिक क्लाउड। एंड प्राइवेट शेयरिंग में क्या है, विद इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक अ प्राइवेट क्लाउड। A benefits of a resource sharing is a better performance and load balancing, reduce ideal resources, promotes collaboration and accessibility। ये आपका है रिसोर्स शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल, बताया भी था कि गूगल ड्राइव अलाउ मल्टीपल यूजर टू शेयर एंड एक्सेस फाइल stored in the same cloud storage। नाउ रिसोर्स प्रोविजनिंग, जिसके थ्रू आप यूज कर रहे हैं, मीन्स रिसोर्स प्रोविजनिंग इज द पर्पज ऑफ एलोकेटिंग क्लाउड रिसोर्सेज। कौन कौन से क्लाउड रिसोर्सेज हैं, सीपीयू, मेमोरी एंड स्टोरेज, टू एप्लीकेशन और यूजर एज पर द रिक्वायरमेंट। टाइप्स ऑफ रिसोर्स प्रोविजनिंग में क्या आता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स resources allocated manually and remain fixed, and static may lead to underutilizations or over provisioning। डायनेमिक में क्या होगा, रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली स्केल्ड अप एंड डाउन डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड, अपने आप से अप डाउन हो रहा है जिस हिसाब से ट्रैफिक होगा, जिस हिसाब से सर्वर पे ट्रैफिक, सर्वर पे वर्कलोड होगा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। सो मोस्ट मॉडर्न क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, AWS, अमेजॉन वेब सर्वर, एज्योर एंड GCP। बेनिफिट्स क्या होंगे इसके, ऑन डिमांड रिसोर्स एलोकेशंस, improved performance and cost efficiency, and automatically reduce manual efforts। For example, when website traffic increase suddenly, so the cloud automatically adds more server, auto scaling का काम करता है to handle the load। जो सर्वर पे जब लोड होगा तो यही चीज होगा। तो समरी टेबल बेसिकली यही है आपका, कि जो रिसोर्स पूलिंग, रिसोर्स शेयरिंग एंड रिसोर्स प्रोसेसिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, ये आपका एक ये चीज है। सो मैंने इसको 2 बार बता दिया आपको, एक बार अपने ये यूनिट देखना, तो फिर जो भी डाउट्स होंगे। अच्छा, रह गए किसी के अटेंडेंस, जस्ट तो यहाँ के बाद का है।
एक मिनट जरा मैं स्क्रीन प्रिंट कर लेता हूँ। सो बेसिकली क्या है, कल मेरी क्लास इसी 3 बजे से होगी। आज थोड़ा सा जल्दी बाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि फेस्टिवल का काम चल रहा है, इसमें पढ़ाना भी है और थोड़े काम भी करने हैं, तो मार्केट भी सारी चीज़ें देखते। फिर कल मिलते हैं 3 बजे, ठीक है? और ओके सर, थैंक यू हाँ, सर। अटेंडेंस स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। हाँ जी, बताइए। और सर मैं हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए। सर एक बार आप सिनॉप्सिस के बारे में कुछ बता सकते हैं अगर टाइम है तो? बताइए क्योंकि बताइए क्या। नहीं नहीं, टाइम ऐसा कुछ, जब किसी को क्वेश्चंस होते हैं तो बिल्कुल ही टाइम होता है। बताइए क्या पूछ रहे हैं। सर सिनॉप्सिस में गाइडेंस कैसे सेलेक्ट करना है और सिनॉप्सिस के प्रिपरेशन कैसे करना है? देखिए, सिनॉप्सिस में क्या है, अभी आपको जो देना है, बेसिकली सिनॉप्सिस आपका एक ब्लूप्रिंट होता है जो आप प्रोजेक्ट आप बनाएंगे। प्रोडक्ट में मीन्स उसमें जो सिनॉप्सिस में होंगे आपका टॉपिक, जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे। जस्ट सपोज मैं बात करता हूँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आपका टॉपिक हो गया। अब सिनॉप्सिस में इसका इंट्रोडक्शन लिखना है 1 या 1.5 पेज का। देन इसका ऑब्जेक्टिव लिखना है। प्रोजेक्ट की कैटेगरी क्या होगी, टूल्स वगैरह कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो आपको बताने हैं। मीन्स फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, वो सारी चीज़ें। बट साथ के साथ में प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस में इतना डिफरेंस है, सारा एसडीएलसी के मॉडल पे ही चलता है। देन सिनॉप्सिस, उसके बाद क्या करना है, पूरा डेटाबेस। मीन्स कितनी टेबल्स बनेगी, डेटा डिक्शनरी जिसे हम बात कर रहे हैं। मीन्स 10 टेबल मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। बेसिकली जो चार्ट बनेगा आपका, वो मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से मॉड्यूल्स ले रहे हैं। जो आप डीएफडी बनाओगे तो जैसे 0 लेवल डीएफडी है, 1 लेवल डीएफडी है, 2 लेवल की डीएफडी है, तो डीएफडी से रिलेटेड ही सारा कुछ आपका ईआर भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। टेबल्स, ईआर और डीएफडी सब कुछ मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर कौन सी हम इन शॉर्ट हम टेस्टिंग यूज करेंगे, फ्यूचर स्कोप क्या होगा, और एक आध जो यूज केस डायग्राम हो गया, सीक्वेंस डायग्राम होगा, ये उसमें डालने सिनॉप्सिस में। सिनॉप्सिस में फ्रंट पेज नहीं होता है, कोडिंग नहीं होता है, ऐसा और कुछ नहीं होता है। बस इन शॉर्ट 25 से 30 पेज की आपकी सिनॉप्सिस, मतलब 20 से लेके 30 पेज की सिनॉप्सिस बन जाएगा। बट उसमें ईआर, डीएफडी और आपका डेटाबेस की टेबल ये जरूर होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हुई, वो अप्रूव नहीं हो पाएगा। अभी मैं सिनॉप्सिस पे आता हूँ, फिर कैसे गाइड वो भी मैं बात करता हूँ। अब जो भी ओडीएल सिस्टम है, मेल के थ्रू उनके जो आएगा वो उसमें सबमिट करना होगा। जब अप्रूव हो जाएगा सिनॉप्सिस, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्हें भेजनी होगी। प्रोजेक्ट आपने जो बनाया होगा, प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा होगा, एटलीस्ट 150-200 पेज के आसपास का होगा। हार्ड बाउंड के थ्रू समथिंग जो भी है, जो ऑफलाइन होंगे वो हार्ड बाउंड करेंगे, नहीं तो ऑनलाइन अपना पीडीएफ बना के सबमिट करेंगे ऑनलाइन वाले। देन प्रोजेक्ट आपका अप्रूव हो जाएगा, फिर वाइवा होगा। अब इन तीनों प्रोसेस में अगर एक भी में प्रॉब्लम कर गया तो फिर से सिनॉप्सिस का आता है। अब आते हैं गाइडेंस पे बात कि गाइड, इसमें मेन होता है गाइड की बात। बेसिकली क्या है, गाइड क्या, आपका कोई अगर कोई फ्रेंड जो एमसीए पुराना 2-3 साल का कर चुका होगा, कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, वो गाइड बन जाएगा। उसका एक रिज्यूमे और उसका क्या कहते हैं, एक आईडी प्रूफ लगेगी, ठीक है। या आप जहाँ पढ़ते हैं, जिस सेंटर पे हैं, उनसे आप बात कर लो, जो आपके टीचर्स होते हैं वो। एक गाइड जो है बेसिकली 5 लोगों के आसपास ही वो गाइड बन सकता है, जो भी उसके सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी है प्रॉपर गाइडलाइंस। मैं आपको कल हर चीज में भेज भी दूंगा, तो आपके लिए बेनिफिट। आपको पर्टिकुलर क्या डाउट है वो बताइए। मैं सर यही पूछ रहा था कि सिनॉप्सिस कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं तो उसे उस देखो रिजेक्शंस का आप ना टॉपिक, मैंने कहा ना, अगर आपने देखा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो पुराना टॉपिक आजकल चल भी नहीं रहा, हाँ जी। कोई देखता है, तो लेटेस्ट टॉपिक है। बट कभी कभी डेटाबेस क्लियर होना चाहिए कि कौन कितनी नंबर ऑफ टेबल है, ईआर डायग्राम और आपका डीएफडी,
3 चीजें जरूरी होती हैं। एक आध ओके तो सर। यूज केस डायग्राम अपना बना दिया, मॉड्यूल्स वगैरह, बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एक समरी कि हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक ब्लूप्रिंट हमारा बना के देना है। काफी सारे आइडियाज वगैरह होते हैं, नेट पर चीज अवेलेबल भी होती है, बट डीएफडी, ईआर डायग्राम और आपका क्या कहते हैं डेटाबेस की टेबल, ये सारी चीजें क्लियर होगी तो रिजेक्शन नहीं होगा सिनोप्सिस। अगर आपने ईआर छोड़ दिया, रिजेक्शन कंप्लीटेड होगा, प्रॉपर रिजेक्शन होगा। डीएफडी में 0 लेबल लिखा, जबकि लग रहा आपका 2 लेबल पे जा रहा है, ईआर में दिख रहा है या 1 लेबल पे जा रहा है, वहां पे 0, तो फिर रिजेक्शन पक्का है। हाँ, सजेशन आएंगे, नो इश्यू, सजेशन हो जाते हैं, बट अगर नॉट अप्रूव्ड आ रहा है तो ये 3 चीजें ही होती बेसिकली। एक अच्छा सा टॉपिक चूज कर लेना, बाकी ये 3 चीजें जरूर डालना, तो कभी भी रिजेक्शन नहीं आएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।